नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के साथ साथ भारत चीन संबंधों के बारे में खुलकर और गहन चर्चा की। इस बारे में रक्षा मंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया है। ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीनी सैनिकों की कार्रवाई, सीमा पर बड़ी संख्या में एकत्र होना, उनका आक्रामक व्यवहार और यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का प्रयास द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिति को सामान्य रखने के लिए भारतीय सैनिकों का रवैया जिम्मेदारी भरा रहा है। अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों की तैनाती और गतिविधियां आक्रामक हैं। अगर मतभेद है तो उसको विवाद तक ले जाना खतरनाक हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया, अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों की तैनाती और गतिविधियां आक्रामक हैं। अगर मतभेद हैं तो उसको विवाद तक ले जाना खतरनाक हो सकता है। यानी स्पष्ट शब्दों में घुमा फिरा कर बात नहीं की गई, सीधे सीधे चीन के सामने उसकी ही करतूतों का पिटारा खोलकर रख दिया गया और उसे बता दिया गया कि इन सब के लिए वही और सिर्फ वही जिम्मेदार है। और भारतीय सेना बीते एक हफ्ते से चीन की सेना को लद्दाख सीमा पर शॉक दे रही है। 1962 के बाद ये पहली बार है जब एक के बाद एक चीन को उसकी हिमाकत का जवाब मिला है। इस वक्त आर्मी चीफ नरवणे एलएसी पर इंडियन आर्मी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। फिलहाल एलएसी पर चीन के मुकाबले भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहद स्ट्रांग है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप वो इलाका है जहां से पैंगोंग लेक और फिंगर 5, 6, 7 और 8 की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकती है। और यही वो इलाका है जहां से चीन अक्सर घुसपैठ की कोशिश करता है। आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि इंडियन आर्मी हर जंगी हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन ने देश की संप्रभुता और अखंडता पर दाग लगाने की कोशिश की तो उसे भारतीय सेना मिट्टी में मिला देगी। हम हैं तैयार, देश को सेना पर गर्व होगा। लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। देश को सेना पर गर्व होगा। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। देश की सेना दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में शुमार करती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश का कण कण इंडियन आर्मी की निगहबानी में है। अब वक्त आ गया है कि चीन को उसकी औकात बताई जाए, ये जता और समझा दिया जाए कि हालात 1962 जैसे नहीं है। अब का इंडिया 2020 का इंडिया है, नया इंडिया है। ये घुस कर मारेगा और अब मारेगा तो ना तो बीजिंग के निशान बचेंगे और ना ही शंघाई के मैदान। अब आर्मी चीफ का वो बयान सुनिए जिसे सुनने के बाद देश के हर सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और नसों में खून की रवानगी तेज हो गई। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। अब आर्मी चीफ नरवणे के एलएसी दौरे का मतलब समझिए। चीन के साथ जंग के हालात बन रहे हैं, ऐसे में तैयारियों का जायजा जरूरी है।
एलएसी पर बनी चौकियों की पोजीशनिंग एक खास स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। टैंक और बोफोर्स की तैनाती से चीन को आसानी से हराया जा सकता है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पे सर्विलांस इक्विपमेंट की जद और पोजीशनिंग क्या है, ये जानना भी जरूरी है। 1, 2, 3 और फिंगर 4 पर हथियारों के रखने की जगह क्या है और एलएसी पर फॉरवर्ड पोस्ट के ताजा हालात किस तरह से हैं। ये जो जनरल नरवणे की यात्रा है, ये एक संकेत भी है चाइना को कि भारत अपनी पूरी रक्षा तैयारियों के साथ हाई अलर्ट मोड पे है और यदि चाइना की तरफ से कोई रेड लाइन क्रॉस की जाती है, किसी तरह की बड़ी हिमाकत की जाती है, तो भारत उसका जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप वो अहम इलाके हैं जहां से चाइनीज आर्मी की हर मूवमेंट को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। और अब मैप के जरिए इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। ये पैंगोंग लेक है और इसके दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप है। ये दोनों इलाके काफी ऊंचाई पर हैं, जहां से मैदानी इलाकों की निगरानी बेहद आसानी से की जा सकती है। अब इन इलाकों में चीन का नियंत्रण नहीं है और इसलिए चीन बौखलाया हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में और भारतीय सीमा पे समस्या काफी गंभीर है, मगर हम इसके लिए तैयार हैं। तो इसका एक बिल्कुल ही स्पष्ट वो संदेश है कि जिस तरह से हमने 29-30 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप में कार्रवाई करके चीनी मंसूबों को ध्वस्त किया है, अगर चीन ने किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो भारतीय सेना न केवल लद्दाख में बल्कि पूरी एलएसी पे चीन को उसकी इन गुस्ताखियों का मुंहतोड़ जवाब देगी। चीन इस वक्त भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमाएं वो इलाके हैं जहां से चीन हर वक्त घुसपैठ की फिराक में रहता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने भी इन इलाकों में सेना और हथियारों की हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है ताकि चीन को उसकी हर गलती पर सबक सिखाया जा सके। अमित सिंह के साथ मोहित खान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लगातार एलएसी पर उलझने की कोशिश करता हुआ चीन, लेकिन भारत भी उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा हुआ और अब तय कर लिया गया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेके परिहार साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। साथ ही मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी अक्सर चीन और तमाम जुड़े मसलों पर हमारे साथ खुलकर अपने विचार साझा करते रहे हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब, क्योंकि आप चीनी मामलों के खास जानकार रणनीतिकार रहे हैं, आप उस बारे में ज्यादा बेहतर रख सकते हैं। एक सवाल बताइए और उस सवाल का जवाब हम यूं भी समझना चाहेंगे आपसे और हमारे तमाम दर्शक भी। चीन आखिर मानता क्यों नहीं है, बाज क्यों नहीं आता है, और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की स्थिति कल एससीओ मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रक्षा मंत्री के बीच में थी, उस दौरान चीन क्यों सारी चीजें टेबल पर सुलझाने की बात पर हामी भरता हुआ एक तरह से दिखाई पड़ता है? चीन इस समय थोड़ा एक असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि चीन ने कई जगह पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगेजमेंट शुरू कर दिए हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या लैंड बॉर्डर में भारत के साथ। हुआ क्या कि जब कोविड-19 आया तो चीन को लगा कि वो जल्दी वहां पर बीमारी आई, वो जल्दी उभर गया, तो उसको लगा कि अभी बाकी लोग जब बीमारी से जूझ रहे हैं और अब अगर मैं अतिक्रमण करूं तो शायद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उसने कुछ जो पुराने उसके दिमाग में था और उससे ज्यादा उनके जो लीडर के दिमाग में था, शी जिनपिंग के दिमाग में था, एक विस्तारवादी नीति। और उस विस्तारवादी नीति में उसका ये सोचना था कि अगर लद्दाख में हम इस इलाके में आ जाते हैं, गलवान वाला और जो देप्सांग और ये सब इलाका है, तो उनका वहां से एक बड़ी स्ट्रेटेजिक रोड गुजरती है, जो हाईवे है 219। उसके बाद कराकोरम हाईवे है जो हमारे डीबीओ पोस्ट से बहुत नजदीक पड़ता है, कराकोरम पास है जो, और उसके बाद वही जाके आगे जुड़ जाता है सीपीईसी से। तो उसका ये इरादा था कि अगर वो इस इलाके में आगे आ जाता है तो उसको इन सब रस्तों को बचाने में और ज्यादा जगह मिल जाती है और उसमें वो और ज्यादा फौजी तैनाती कर सकता है। ये इस एम को वो लेके आया था। अब वो क्यों चाह रहा है बात कर, सबसे पहली बात, जो कुछ उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। भारत ने बहुत जल्दी अपनी फौज इकट्ठी कर ली
और जल्दी रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की। सीबीएम तोड़ के जिस इलाके में वो घुस गया जहां उसे नहीं होना चाहिए था, वो एक इनिशियल मूवमेंट था जो उसने किया, जो कि सीबीएम के खिलाफ था। लेकिन उसके बाद जिस मुस्तैदी से भारत सेना ने अपना मूवमेंट किया, उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद में जब चीन कई राउंड टॉक के हो गए, मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कुछ टॉक हुए, और जब ये लोग हिल नहीं रहे थे, तो उसके बाद भारत ने कुछ ऐसे प्रीएम्प्टिव कदम उठाए जहां पर जो हमारा परसेप्शन ऑफ एलएसी है, उस इलाके में कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी और जो ये इसकी जो हमारी कुछ चोटियां हैं साउथ पैंगोंग त्सू के साउथ में, उन चोटियों में जाके भारत बैठ गया। उससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा। और वही झटका ऐसा रहा जो कल जब मीटिंग हुई तो उसमें बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा था। मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब, हम कोशिश करेंगे मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब के पास जाने की, लेकिन हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, एक कहावत है, टिट फॉर टैट, शठे शाठ्यम समाचरेत, या जैसे को तैसा। लगता है चीन को अब ये चीजें समझाई जानी शुरू कर दी गई हैं, तभी चीन की बॉडी लैंग्वेज बदलती दिख रही है। बिल्कुल ठीक है, चीन की बॉडी लैंग्वेज जरूर बदल रही है, पर हमारे को कंसंट्रेट करना चाहिए जिसको जो हमें करना है। अब हमें चीन को समझाने के लिए उससे बात करने में समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले जिस तरीके से हमने ये ब्लैक टॉप टेबल टॉप में सक्सेस हासिल की है साउथ ऑफ पैंगोंग, हमको 3-4 जगह और करनी चाहिए। अब हमको कोई परवाह नहीं करनी है। हाँ, जो हमको चाहिए हमको उसको स्ट्रेट अवे लेना है और चीन को प्रेशराइज करना है कि अगर आगे बात करनी है तो 1 अप्रैल 2020 पे जो थे आप वहां पे आ जाइए, बातें वहां से स्टार्ट होंगी, और जब बात स्टार्ट होगी तो अक्साई चीन से स्टार्ट होगी। अब चीन को ये हमें बताना पड़ेगा। अब चीन, हमने ये नहीं करना कि जो कर रहा है तो जैसे को तैसा करेगा, ठीक है, वो जो करा उसे करा, अब हमको करना है। अब चीन सोचेगा हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम ये एटीट्यूड नहीं बनाएंगे तब तक चीन वेट करता रहेगा कि आप रिएक्ट करोगे तो मैं फिर अगली काम करूंगा। ये हमें होने नहीं देना। वेट करता रहेगा चीन और ये हमें होने नहीं देना। मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे एक पहला कमेंट तो इस बात पर लूंगा कि कल जो मीटिंग हुई है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में, इस मीटिंग को वर्तमान जो हालात है उसको सुधारने की तरफ आप क्या एक संकेत मानते हैं? और दूसरा, इसके साथ आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जो गलवान में हुआ 29-30 अगस्त की दरमियानी रात जो कुछ हुआ और ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर जो कब्जा है, क्या उसका असर अब रिफ्लेक्ट कर रहा है टेबल की तरफ? जेकेएस परिहार साहब। जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अभी तक जो था हमारे पास में उनको प्रेशराइज करने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास में उन्होंने जो अतिक्रमण किया है उसका मुकाबले के मामले में हमें कुछ उनसे मांगने को नहीं था। अब ब्लैक टॉप और हेलमेट पे जो ये हुआ है उसके बाद में चीन अब डिफेंसिव हो गया है। मगर कोई भी टॉक होती, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत ही मैच्योर तरह के व्यक्ति हैं और उनका जानकारी नॉलेज बहुत जबरदस्त है, देशभक्ति काफी जबरदस्त है, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, अच्छी तरह से चीन के रक्षा मंत्री को बता दिया होगा कि अब जो है भारत आपकी बात मानने वाला नहीं है और आपको वही करना पड़ेगा जो हमें करना है। मेरी तरफ से अब डिस्कशन में जो मैं सोचता हूं भारत का जो स्टैंड होना चाहिए, पहला स्टैंड तो ये आप सब कह रहे हैं कि अप्रैल 2020 पे आप वापस जाइए, बिल्कुल जाइए, वो तो ठीक है, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि हम भी 2020 पे वापस जाएंगे। आपने ब्लैक टॉप और हेलमेट अभी लिए हुए हैं, ये जो टॉप है, तो अब आप इनको छोड़ना ही नहीं है। और दूसरा, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण अब हमारे लिए जो बचा है कि देप्सोंग में जो चीनी अतिक्रमण हो चुका है उसको अभी विड्रॉ करें वो, ताकि जो है हमारा डीबीओ और काराकोरम पास का, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर का जो बेस है ससोमा सासेला रोड है, उसके ऊपर जो है चीन ज्यादा गतिविधि निगरानी ना कर सके। तो अब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में हम एलएसी चेंज करेंगे, बजाय हम उनको ये कहें कि आप अप्रैल 2020 पे जाइए, हम भी अप्रैल 2020 पे जाएंगे। मैं समझता हूं अगर हमने ब्लैक टॉप छोड़ दिया तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी।
और ये हमें कतई नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यानी फिलहाल जो भारत के पास जो गेन आ गया है, जो जमीनी स्तर पर बढ़त आ गई है, अब अगर भारत उसे छोड़ता है तो चीन को ये एक तरीके से मौका होगा, लिहाजा भारत को अपनी यहां पर जो स्थिति है। तो आज की बहस में बड़ा सवाल यही है कि भारत की खरी खरी से क्या चीन की अकड़ ढीली पड़ी है? क्या चीन इस लायक है, क्या चीन इस तरह से यकीन करने के लायक है कि माना जाए कि जो कुछ वो दिखा रहा है वही एक्चुअल में सामने सच के रूप में आ सकता है? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपसे पहले भी कई बार बात हुई है और आपने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत का सहारा चीन अक्सर इसलिए लेता है कि उसे एक ब्रीदिंग पीरियड मिल जाए। क्या इस बातचीत के बाद भी चीन पर हम यकीन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर ऐसी गलती आपको दोबारा दोहरानी है तो फिर हमको अपना बड़ा महंगा पड़ेगा। इस समय चीन को हमको पहले ये बताना है कि जो हमें चाहिए वो ये है, आप बाद में बात करिए। और चीन को अभी पता चल गया है इस लास्ट एक्शन के बाद, 29-30 की रात के एक्शन के बाद चीन को टोटली क्लियर हो गया क्या हम कर रहे हैं। अब हमें अपनी मांगे सामने रखनी चाहिए और एक्ट शुरू कर देना चाहिए। अब हमें रुकना नहीं है किसी मुहूर्त के लिए। जो हाई ग्राउंड्स और जो टैक्टिकल एरियाज जो लोकल मिलिट्री कमांडर्स सोचते हैं हमारे पास होने चाहिए, हमको उसकी तरफ एम करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए टिल सच टाइम चाइना एब्सोल्युटली रेडी हो जाता है कि मैं वापस जा रहा हूं अपना 1 अप्रैल 2020 के पोजीशन के ऊपर। फिर बात बनती है, नहीं तो आप क्यों व्यर्थ अपना समय ना गंवाएं, ये बड़ी भारी गलती होगी। और दूसरा ये है, हम अपना पूरा का पूरा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं साउथ चाइना सी, उसको निरंतर तैयार रखें। अगर हम एक अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं तो बेशक ज्वाइन करें। और हमारी ये थिंकिंग जो है कि हम नॉन अलाइंड हैं, नॉन एग्रेसिव हैं, ये सारी की सारी किताबी बातें हैं, वो इसको हिस्ट्री में जाने दीजिए। इस समय अब हम सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सब एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं। हम हो सके उनकी लीडरशिप को लेकर उनको गाइडेंस दें और उनके साथ रहें। ये ही चाइना के ड्रैगन को खत्म करने का तरीका है। अगर नहीं करेंगे तो वो क्रिश्चियनिटी में भी एक कहानी है कि ड्रैगन को खत्म करने के लिए पहले बहुत मना किया था, टिल सच टाइम एक नाइट गए और उन्होंने उसको मारा। तो वो बात अब पुरानी हो गई है। जब तक चीन को आप आड़े नहीं लगाएंगे, अपने हिंदी में बोलते हैं, तब तक चीन धीरे धीरे हर एक को अब जगह पे अपना जमावड़ा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सोचता है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। यानी इस एग्रेशन को रोकने की जरूरत नहीं है, और भी कई मोर्चों पर भारत को यह दिखाना होगा ही। विंग कमांडर बख्शी, मोर्चे सबसे पहले आपके पास में डिप्लोमेटिक, जो आपको तिब्बत को रिकग्नाइज करना है। मैं 2 महीने हो गए हम कहते हुए कि उनकी एम्बेसी अब तक खुल जानी चाहिए थी यहाँ पर। और हमने तो उस समय जब उनका बर्थडे आया था अपने दलाई लामा का, तो उसका हैप्पी बर्थडे में शर्मा रही थी हमारी गवर्नमेंट। ये क्या बात है? और ताइवान, उसकी अब एम्बेसी खोलिए। एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है। अब ये मत करिए, आपको देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। आपके एक आर्मी चीफ ने चाइना को बोला था दिस बैंडिकूट्स ऑन द बॉर्डर। उस आर्मी चीफ को माफी मांगने के लिए बाध्य कर दिया गया था। वो मेंटेलिटी हमें निकाल देनी चाहिए। मेरे को इसलिए पता है, मैं साउथ ब्लॉक में था उस टाइम जब ये उस आर्मी चीफ के साथ ये हादसा हुआ है। उसने चाइना को बैंडिकूट बोला था। ये हमें अपीजमेंट पॉलिसी जो है ना, जो सब सर्वियरिटी से बनी है, गुलामी से बनी है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। हमको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी और चाइना को तब पता चलेगा कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द एशियन कंट्रीज, नॉट चाइना। जी हां, आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी और चीन के मुकाबले भारत को कहीं बहुत सर्वश्रेष्ठ। और भारत चीन तनाव के बीच इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और दोनों मुल्कों के बीच कई आर्म्स और एम्यूनिशन डील भी हुई। इस डील के तहत रूस भारतीय सेना को AK-47 यानी कलाश्निकोव 47 का मॉडर्न वर्जन देने जा रहा है। नई राइफल AK-203 वर्जन की होगी। रूस से भारतीय सेना को कुल 7,70,000 राइफल्स की सप्लाई होनी है। इन राइफल्स की पहली खेप भारत और चीन सीमा पर तैनात स्पेशल इन्फेंट्री कमांड को दी जाएगी। अच्छी खबर यह कि जल्द इन राइफल्स का प्रोडक्शन भारत में ही होने लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ जारी विवाद के बीच रूस दौरे पर हैं।
गुरुवार को राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर समझौता हुआ है। रूस की बेहतरीन AK-207 राइफल का प्रोडक्शन अब भारत में मुमकिन होगा। इससे हथियारों की लागत में भी कमी आएगी और वक्त पर सेना को इनकी सप्लाई भी हो जाएगी। AK-207 राइफल AK-47 का नेक्स्ट मॉडल है। अगर भारतीय सेना में इनकी एंट्री होती है तो ये INSAUS की जगह लेंगी। इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-47 सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद AK-74, 56, 100 सीरीज, 200 सीरीज आ चुकी है। कि भारत और रशिया के संबंध और विशेष रूप से रक्षा के संबंध बेहद गहरे हैं। भारत आज भी अपने 60% से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स का आयात रशिया से ही करता है। रशिया भारत का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी है, एक ट्रस्टेड पार्टनर है। रशिया भारत को सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स ही नहीं देता बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर करता है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडिया के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी इस वक्त रूस में हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। जून में गलवान में जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद भी राजनाथ सिंह रूस पहुंचे थे। तब रूस की विक्ट्री परेड का जश्न मनाया जा रहा था। उस वक्त भी चीन के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीनी अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की। अब चीन की इस पेशकश के मायने समझिए। लद्दाख में लगातार मिल रहे करारे जवाब से चीन परेशान है। हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के हाथ से निकलने के बाद चीन खौफ में है। चीन अब भारत से बातचीत के जरिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चीन को अब ये समझ में आ गया है कि LAC पर उनकी मनमानी नहीं चलेगी। कि चाइना के रक्षा मंत्री की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का रिक्वेस्ट किया गया है और ये मुलाकात मॉस्को में ही करने का रिक्वेस्ट किया गया है और एक ऐसे समय में कि जब भारत और चीन के बीच में एक इंटेंस फेस ऑफ है। इसमें इस समय चाइना की तरफ से इस तरह का रिक्वेस्ट करना इस बात को दर्शाता है कि चाइना इस समय बेहद दबाव में है। भारत सरकार ये बात बेहतर तरीके से समझ गई है कि अगर चीन पर भरोसा किया तो पीठ में दोबारा जख्म होंगे। चीन सामने से तो शांति की बात करता है, लेकिन उसकी सेना पीठ पीछे LAC पर घुसपैठ की कोशिश करती है। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने चीन को उसकी इस नाफरमानी का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अमित सिंह के साथ मोहित खान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस रिपोर्ट में आप इस बात को समझ रहे थे कि किस तरीके से चीन परेशान होकर भारत से बातचीत के लिए इस वक्त दबाव में आकर आगे बढ़ा है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बात कही जा रही थी अब वो मुलाकात हो चुकी है। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल अस्थाना साहब, आपसे ही यहां पर सवाल होगा मेरा, और वो बात यह कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, एक तरफ घुसपैठ हो रही है, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है। 18 से 20 बार करीब बातचीत हो चुकी है, तमाम कमांडर लेवल की स्तर की बातचीत हो चुकी है। रक्षा मंत्री को अब रूस में बातचीत का न्योता दिया गया जिसको उन्होंने स्वीकार किया और साफ बता दिया कि क्या क्या वजहें हैं और भारत क्या क्या अब चाहता है। प्रधानमंत्री भी गए थे, CDS भी गए थे, जनरल साहब भी वहां पर गए, तमाम साफ क्लियर संदेश चीन को दिए गए। क्या चीन को ये संदेश समझ में नहीं आते या चीन की अब आदत हो चुकी है कि वो वैसा ब्रीदिंग पीरियड चाहता है जब सब कुछ खामोशी में हो और तब वो अपनी हरकत को अंजाम दे दे? की एक सामरिक नीति है जिसे इंक्रीमेंटल एनक्रोच स्ट्रेटेजी कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में जिसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि पहले 5 कदम आगे बढ़ो जहां पर कोई ना हो, लड़ाई से पहले रुक जाओ, लड़ाई तक मत पहुंचो और उसके बाद में टेबल के ऊपर बैठ जाओ। ज्यादा हल्ला होगा तो 1 कदम पीछे ले लो, 4 कदम आपके मिल गए, उतना तो आप एरिया आपका हो गया। अब इस कहानी को 50 बार हम लोग देख चुके हैं और उसको अभी रिमाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है, होनी चाहिए हमारे हिसाब से और हमारे दिमाग में, मेरे विचार से और भारत सरकार के और भारत के लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये जो बातचीत का नाटक किया जा रहा है, उस बातचीत के नाटक की आड़ में वो अपनी पोजीशंस को मजबूत करने में अभी भी लगा हुआ है। जहां पर भी अगर थोड़ी सी भी भारत की सेना अगर कहीं पर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी अगर ढीली हो तो वहां पे फिर भी घुस जाएगा, ये बातचीत भूल जाएगा वो। इसलिए भारत की सेना इस समय मजबूती से हर जगह पर तैनात है और भारत की सेना को ये सब अच्छी तरीके से मालूम है। यही नहीं, जो ये एक्शन हुआ है
जो चुशुल की पहाड़ियों के ऊपर, इस एक्शन चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैसेज ये है कि भाई अभी हमने एक छोटा सा एक ऑफेंसिव एक्शन किया है, अगर जरूरत पड़ी तो इतनी बड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आप हर जगह तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, चाहे कितनी बड़ी फौज हो, किसी भी देश की फौज हो। तो जब अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और ज्यादा बड़ा ऑफेंसिव एक्शन भी कर सकते हैं, जहां पर आपको और ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी को, जहां पर आपकी कमजोरी है उसको हम छेड़ सकते हैं। उसी मुताबिक आपकी कमजोरियां तो कहीं और हैं। ज्योग्राफी का एक हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है हिंदुस्तान के पास। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पास हमारे को इस चीज में एडवांटेज है। सबसे पहली बात यह है कि ज्योग्राफी के हिसाब से उनकी सारी सप्लाई लाइन तो हमारे इंडियन ओशियन से जाती है, तो वो एक कट ऑफ किया जा सकता है। और इस हालत में सारी देश, वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज एक साथ हैं, सारी नेवीज एक साथ। अस्थाना साहब, शायद यही वजह है कि चीन सीपीईसी पर इतना जोर दे रहा है कि वो उस मलक्का स्टेट को अवॉइड कर सके और सीपीईसी के थ्रू अपना सारा का सारा ट्रेड कर सके बिना भारत के रोक टोक या भारत के दबाव में आए बिना। मेजर जनरल जेके परिहार, अभी लगातार जो बात हो रही है उसमें ये बात निकल कर आई है कि चीन को वहां तकलीफ देनी जरूरी है अब जहां पर उसे दिक्कत होती है। क्या यह पॉलिसी भारत के लिए चीन का एक परमानेंट इलाज करने का एक कारगर उपाय हो सकती है कि चीन को लगातार तकलीफ दो और वहां तकलीफ दो जहां पर उसे बहुत दिक्कत होती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि चीन को जहां तकलीफ होती है वहां हमें उसे तकलीफ देनी चाहिए। और आज की डेट में जो चीन को तकलीफ देने की मेरे हिसाब से एक तो मलक्का स्ट्रेट है, जिसपे अंडमान निकोबार में हमारी ट्राई सर्विस कमांड काफी स्ट्रांग हो रही है, इंडोनेशिया के साथ में रिलेशंस अच्छे हैं, तो चीन को वहां काफी तकलीफ हो रही है। लद्दाख में जो है ब्लैक टॉप पे तकलीफ उनको हुई, तकलीफ देने के साथ में अब जो है डेप्सांग और गलवान का इलाका अभी भी चीन ने अपने पास में रखा है, तो डेप्सांग में भी हमें एग्रेसिव होना है। सीपीईसी में जो है मलक्का स्टेट के अलावा चाइना का जो दूसरा एम जो है सेंट्रल एशिया में घुसने का है, और उसके साथ में जो है वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहता है। चाइना का अगले 5 साल की स्ट्रेटेजी में है अफगानिस्तान और हमारा गिलगित बाल्टिस्तान, इसलिए वो ये सारी हरकतें करता रहेगा। मैं जनरल अस्थाना से बिल्कुल सहमत हूं कि बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, चीन अपनी कार्रवाई करता रहेगा, अक्टूबर तक उसने फिर हरकतें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इंक्रीमेंट पॉलिसी पे वो बैठे हुए, बिल्कुल सही कहा है कि गलवान और डेप्सांग में वो थोड़े से हटे और अभी भी ज्यादा जगह उन्होंने अपने पास में रखी हुई है। तो हमें जो है अब 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि हमें हमारे जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट जो है वो फॉरवर्ड लोकेशंस में बना के पूरे साल भर रखना पड़ेंगे। दूसरा, जो सेंसिटिव एरियाज हमें जैसे आइडेंटिफाई करके वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाना है, जो कि मेरे हिसाब से डेप्सांग का होता है डीबीओ के पास में, दूसरा दमचोक का होता है और तीसरा वाला जो है चुमार वैली का होता है। लद्दाख में ये जो है हमें बिल्कुल रखना है। और चीन को सबसे बड़ी अगर आपको सुई चुबानी है तो स्कार्डू की एयरबेस पे जो है हमें जो है बम्बार्डिंग का एग्रेसिव एक्शन जरूर करना चाहिए, उससे चीन भी धराशायी होगा और पाकिस्तान को भी बड़ा सबक मिलेगा। क्या इससे हम 2 महाज नहीं खोल लेंगे एक साथ, पाकिस्तान और चीन के साथ? मेजर जनरल जेके परिहार, अगर ये तो जब भी खुले तो दोनों तो अभी भी खुले हुए हैं जी, ये तो चीन और पाकिस्तान में एक ही कहता हूं, दोनों फ्रंट। हाँ मैं यही कह रहा हूं कि 2 फ्रंट खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिप्लॉयमेंट हर जगह अलग अलग होते हैं, हमारे ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज में है। और मैं तो हमेशा के मान के चलता हूं कि जब भी चीन एग्रेसिव होगा तो पाकिस्तान तो उसका पपेट है, उसने तो ऑलरेडी स्कार्डू बेस उसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया है जी। तो 2 फ्रंट तो हमको मुकाबला हमेशा करना ही पड़ेगा जब भी कोई मेजर इश्यू आता है। और शायद तभी सीडीएस बिपिन रावत इस बात की तरफ इशारा भी कर चुके हैं कि भारत तैयार है एक साथ 2 मोर्चों पर जवाब देने के लिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपको क्या लगता है, चीन ने जिस तरीके से रूस में बातचीत की पेशकश रखी, बातचीत की, लेकिन लगातार एग्रेशन दिखाने की कोशिश गाहे बगाहे अलग अलग सेक्टर में वो कर रहा है, क्या चीन इतनी हिमाकत दिखाएगा कि इसे एक फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील करने की कोशिश करे? क्या ऐसी सिचुएशन लाने की हालत में चीन आपको लगता है? नहीं, चीन फुल फ्लेजेड वॉर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है और फिर भी कोशिश कर रहा है कि हम गिव इन करते रहें। ये चीन का की ख्याली पुलाव है, वो अब उसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी है।
जिस तरीके से मॉस्को में उसका अप्रोच हो रहा है, जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, और आपको पता है कि मलक्का स्ट्रेट से अवॉइड करने के लिए वो थाईलैंड के साथ में कैनाल की बात कर रहा है ताकि वो डायरेक्टली मलक्का स्ट्रेट को अवॉइड करके स्ट्रेट अवे इंडियन ओशन के अंदर आ जाए। ये सारी की सारी चीजें हैं। हमको अपनी डिप्लोमेसी से इस सब के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर जो प्रेशर करना पड़ेगा ताकि इस चीज को अंजाम ना दे पाए। तो ये सारी चीजें हैं। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए सारी कंट्रीज की लीडरशिप इंडिया को लेनी चाहिए। एशियन यूनियन नाम की चीज हमको क्रिएट करनी चाहिए जो हो चुकी थी पहले 1947 में। लीडरशिप उस समय इंडिया की थी और अभी भी लेनी चाहिए। तब चाइना को पता चलेगा कि ये सारी एशियन कंट्रीज इकट्ठी हो गई हैं। अभी अलग अलग है तो चाइना फायदा उठा सकता है। जब एक साथ होगी, चाहे अलायंस के रूप में करे, मेरे ख्याल से एशियन यूनियन ऑन द लाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन बट इन एग्रेसिव मोड हमें करनी पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है यहां पर डिप्लोमेसी कहीं ज्यादा कारगर होगी चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए, या ऑन ग्राउंड जो आर्मी एक्शन लेती है, एयरफोर्स एक्शन लेती है, वो कहीं ज्यादा कारगर होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आप अपना एयर जो ग्राउंड एंड एयर एक्शन है उसको जारी रखिए, डोंट स्टॉप इट, गलती भी मत करिए, पर डिप्लोमेटिक चैनल आप अपना पूरा उसी अंदाज में खोल के रखिए। और जो आपने इकोनॉमिक फ्रंट जो खोला हुआ है वो चलता रहेगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। पर डिप्लोमेटिक चैनल और मिलिट्री एंगल पे बड़ी जल्दी फर्क पड़ने वाला है अगर आप इस बात को देखें। और नेपाल को और बांग्लादेश को बता के रखें कि अब आप समझ जाए, क्योंकि जब तक अलायंस यहां पे है, अमेरिका यहां पे है, तब जब पाकिस्तान भी हिमाकत नहीं करेगा इस लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए। तो ये आप याद रखिए। हालांकि टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो वन आर्क फ्रंट है, बिल्कुल टोटल एक फ्रंट है, वो इन अ फॉर्म ऑफ आर्क रखना पड़ता है। चाहे आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके एक सेक्शन जा रहा है गिलगित और स्कार्दू को अटैक कर रहे हैं, एक सेक्शन जा रहा है आप TR के एयरफील्ड को अटैक कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको कर सकते हैं। ओनली थिंग इज हमें और प्रिपरेशन थोड़ी और पक्की करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन थोड़ी सी और पक्की करनी पड़ेगी। मेजर जनरल अस्थाना, यहां पर एक चीज और समझ में आती है, और चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है और चीन ने जो कुछ करने की कोशिश की, हम दो चीजें समझ सकते हैं। एक तो चीन ने लिपुलेख, जिसमें भारत और नेपाल के बीच में तनाव पैदा हुआ था, उसको आग देने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, वहां अपनी फोर्सेस की जो तादाद है, जो नफरी है, उसे बढ़ाया। उसके साथ जो अक्साई चीन के पास का इलाका है, जहां पर फिलहाल लद्दाख भारत के साथ वो उलझा हुआ है, वहां से वो कहीं बहुत कराकोरम हाईवे, उसके साथ पीओके का एरिया देख रहा है, तो कहीं बहुत ऐसे ट्राई जंक्शन पर वो भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। क्या नीति हो सकती है, क्योंकि बर्मा वाले फ्रंट पर चीन ऐसा कुछ नहीं करता। ट्राई जंक्शन पर भारत को उलझाने के लिए उसको अगर एक कमजोर साथी मिल जाता है तो वो जरूर उसका फायदा उठाना चाहेगा। और उसको ये कमजोर साथी मिला प्राइम मिनिस्टर ओली की शक्ल में। तो जब उसको ये कमजोर साथी मिल गया और उनको ये लगा कि ओली की कुर्सी खतरे में थी और चीन से उसको फायदा हो रहा था, तो उसको उन्होंने पूरी तरीके से बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश की भारत के खिलाफ। तो उनको कोई भी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो वो जरूर करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके 2 पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों के दिमाग में ये कुछ थोड़ी सी धारणा चेंज हो जाती है या मेरे विचार से अलग है। लोगों को लगता है कि CPEC आने से मलाका में जो सामान जाता है वो चीन की परेशानी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है। CPEC हो या ना हो, 80% ट्रेड उसका मलाका से ही जाएगा। अगर एक यूनिट गल्फ से आप लॉजिस्टिक्स ले जाते हैं मलाका स्ट्रेट से, तो वो $2 की पड़ती है, और CPEC से ले जाते हैं तो $25 या $20 की पड़ती है। और फिर अगर आप पूछेंगे कि फिर बनाया क्यों CPEC का आधे से ज्यादा पैसा जो है वहां पे बिजली पैदा की जाएगी, और वो बिजली जाएगी शिनजियांग, क्योंकि पाकिस्तानी उसे खरीद नहीं पाएंगे। पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है। दूसरा CPEC का कारण है जो ग्वादार पोर्ट है, और ग्वादार पोर्ट में बलूचिस्तान के मिनरल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ग्वादार पोर्ट से वो अपने जो उसकी जो गल्फ से जो ऑयल आता है उसको सिक्योर करता है। दूसरी बात जो धारणा थी कि भाई भारत को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। देखिए, चीन को इस समय मल्टी फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है।
तो भारत को अगर टू फ्रंट वॉर का भी सामना करना पड़ता है तो कोई इतनी भयानक मुसीबत नहीं है। लेकिन अस्थाना साहब, सवाल तो यहां पर यही बड़ा है कि चीन आखिर मल्टी फ्रंट वॉर को झेलने के लिए क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? आखिर वो क्या चीज है जो चीन को इतना यकीन दे रही है कि मल्टी फ्रंट वॉर को वो संभाल लेगा? तो एक तरफ तनाव को बढ़ा रहा है चीन, दूसरी तरफ बातचीत की भी पेशकश कर रहा है। लगातार अपने मेहमानों से हम बात कर रहे हैं और मेजर जनरल शशि अस्थाना कह रहे थे कि चीन मल्टी फ्रंट वॉर में घिरा हुआ है। सवाल ये कि इसके बाद भी वो उलझने के लिए नए नए मोर्चे क्यों खोलता है? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आखिर चीन के पास ऐसा किस बात का दम्भ, ऐसा किस बात का घमंड है कि वो मल्टी फ्रंट वॉर एक टाइम में खोल रहा है? ताइवान से उलझा हुआ है, जापान से उलझा हुआ है, भारत से गंभीर तौर पर उलझने की कोशिश कर रहा है। आखिर वजह क्या है? मैं दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं, ये चीन फंस गया है। जब चीन ने सोचा था कि कोई एक्शन नहीं लेगा, कोविड का प्रकोप था, सब कुछ ठीक है, उसने अपने पिटारा में घुस तो गया, अब वहां से निकल नहीं पा रहा चक्रव्यूह से, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि सब सजग हो गए हैं, सब उसके लड़ने को तैयार हो गए हैं, यहां तक कि बिल्ली भी हमला कर रही है उसके ऊपर। अब वो सोच रहा है कि इस बात को कैसे सुलझाए। ये प्रॉब्लम है चीन की। चीन अब बोले कैसे कि मैं हार मान गया हूं, यानी तो वो किसी तरीके वो वे आउट नजर नहीं आ रहा, चीन को वे आउट नहीं मिल रहा। तो एक तो वे आउट ढूंढ रहा है, दूसरा चीन पहले ही स्टार्ट कर दिया था इंडिया के साथ। आपको पता है उत्तराखंड में वो घुसने की कोशिश कर रहा था। हमने गलती करी कि हमारे 100 गांव खाली थे, वहां उनके सैनिक घुस रहे थे, और तब अब तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने सजेशन दिया था कि हमें 7-8 कैंटोनमेंट्स और खोलने चाहिए उत्तराखंड में, इंक्लूडिंग एयरफील्ड्स। वो बात तो चल रही है, वो हो रही है। हमने जितने एरिया में हम फौज अब आगे आई है, हर जगह कैंटोनमेंट खोलने चाहिए, जैसे जनरल परियार बोल रहे थे। और फिर आप देखिए बात कितनी पलट जाएगी। अगले 10 साल में आप कायाकल्प देखेंगे। ये चीन ने वीरानियत को देखकर सोचा कि अब उसके वहां पे आवागमन बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो है चीन का जो धोखा हुआ है, वो चीन अपने धोखे में पछता रहा है। अब वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से निकला जाए। अब ये ताइवान का जो शूट डाउन का जो इंसिडेंट है, उसको भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है। बात क्या है, क्या चीन दबाव में है या ताइवान दबाव में है? चलिए सर, चीन दबाव में लग रहा है। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मेजर जनरल अस्थाना साहब भी हैं। आपसे लास्ट कमेंट संक्षेप में चाहूंगा, क्या चीन आज के हालात के बाद जब बातचीत की मेज पर आने की कोशिश कर रहा है, क्या वो अगले कुछ एक साल में ऐसी ही हालत फिर से पैदा करने के लिए वो ब्रीदिंग पीरियड लेने की तैयारी कर रहा है क्या? आज तो कुछ नहीं डालना होगा, ऑटोमेटिकली 4-5 घंटे अभी उसकी पॉलिसी ये है कि मल्टीपल बहुत जगह उसने एंगेजमेंट शुरू कर दिया है। वो एक आध एंगेजमेंट थोड़े कम करके और किसी तरीके से अगर वो इस मुसीबत से निकल जाता है तो फिर वो कोशिश करेगा। वो मौका ढूंढता है। सुनजू उनके यहाँ जो उनकी टीचिंग है कि जब दुश्मन कमजोर हो तब आगे बढ़ो और जब दुश्मन स्ट्रांग हो तो रुक जाओ। तो अब जैसे उसको अपोजिशन मिलता है तो वो थोड़ा रुक जाता है और उसके बाद में फिर जैसे कमजोरी मिलती है तो आगे बढ़ जाता है। यानी पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। संदेश आप दोनों की तरफ से साफ है कि भारत को तैयार रहने की न केवल जरूरत है, अब एग्रेशन दिखाने की भी जरूरत है। पूरी एलएसी की लाइन पर भारत को उसी एग्रेशन के साथ रहना होगा और चीन को उसकी औकात बताते रहनी होगी, तभी चीन कंट्रोल में शायद रह पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चीन के मसले पर बात करने के लिए, चीन की फितरत पर बात करने